हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे, मजे से होंगे और बहुत मजे से पढ़ाई आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटे मैं आपके सामने इस चैप्टर का जो 7वां चैप्टर क्लास 11th का हम लोग कर रहे हैं, क्रमचय संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चों के नहीं बड़ों के भी होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं दिमाग में, लेकिन इतना बेचारा ये डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको बना दिया जाता है तो क्योंकि ढंग से कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ढंग से कोई पढ़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें पढ़ने की आदत है। फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चंस करो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बातें होती हैं, समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, क्या कंडीशन है क्वेश्चन की उसको देखना होता है। तो सारी चीज़ें देख करके अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान है। तो आज ज़्यादा बात ना करेंगे और सीधी चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। बेसिकली अगर मैं आपके सामने बात करूं कि संचय को मैं बता चुका हूं आप लोगों को संचय क्या होता है। जब मैंने 7.3 का इंट्रोडक्शन कराया था, है ना, 7.3 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन कराया, तो मैंने आपको क्रमचय और संचय का पूरा सार ही समझा दिया था। क्रमचय और जो संचय है बेसिकली ये क्या चीज है, इनको मैंने वहां पर इस इंट्रोडक्शन के अंदर समझा ही दिया था, पूरा सार समझा दिया था, कैसे क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में वहां बताई थी। लेकिन रिकॉल करेंगे, दोबारा से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमने पूरी स्पेस दी है क्रमचय को पूरा अच्छे से समझाया है, तो संचय का भी पूरा हक बनता है कि वो अपना पूरा समय ले। तो हम लोग एक बार दोबारा से देखेंगे कि संचय क्या होता है, और संचय को बहुत अच्छे से समझ करके क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे अगर चीजों को आप लोग समझ लेंगे। लेकिन बशर्ते अब तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं हमने, एक तो सबसे शुरू में हमने पढ़ा था गणना का मूल सिद्धांत पढ़ा था, है ना, पहली एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन जो होती थी, यानी कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो आपने 7.2 में कर ही लिया होगा। फिर 7.3 के अंदर जो हमने बातें करी हैं क्रमचय याद करने वाली, क्रमचय को की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंस कर सकें कि संचय में और क्रमचय में डिफरेंस आप आसानी से कर पाएं कि अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। और बस इतनी बातें पढ़ी थी, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से ध्यान से देखेंगे कि संचय क्या होता है, ठीक है। तो उसी पुराने एग्जाम्पल से बात करते हैं जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, और थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि अभी सब समझ में आ जाएगा दोबारा से, और आपको संचय और क्रमचय में अंतर भी आज पता चल जाएगा, जिसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस क्वेश्चन में संचय हम लोगों को कैलकुलेट करना, किस में क्रमचय, है ना। तो वो सब चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जो उदाहरण है, मैंने सपोज मेरे पास में ABC ये 3 अक्षर हैं, 3 अक्षरों में से एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बहुत थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि चीज़ समझने लायक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें। 3 अक्षरों में से एक समय में 2 अक्षर लेकर, ठीक है ना, 2 अक्षर लेकर कितने कोड बन सकते हैं, कितने, ये क्वेश्चन तो संचय का हो गया, कितने कोड बन सकते हैं, ये हमें बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चन संचय का है, सॉरी क्रमचय का है ना, आपके पास में। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग समझ लेंगे कि संचय क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझो कि हमारे पास में 3 लेटर हैं, ए है, बी है और सी है। इनसे क्या करना है, मेरे को कोड बनाना है। कोड समझते हो ना, जैसे आप लोग अपने फ़ोन के अंदर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स लिखे रहते हैं उससे कोड बनाते हो, अपने फ़ोन का भी एक कोड ड्रॉ करते हो, है ना, 4 डिजिट का या 6 डिजिट का। तो ऐसे ही हमें उसने 3 नंबर दिए हैं, सॉरी 3 अक्षर दिए हैं ABC, और मेरे को कह रहा है कि दो को, किसी को दो का कोड, जैसे सपोज कर लो मैंने आपके सामने कोड बना लिया जिसमें से मैंने ए ले लिया और सी ले लिया, तो AC एक कोड बनेगा, जिसमें पहले नंबर पे ए और बाद में हमारा सी आ रहा है, ठीक है, ये कोड होगा। ऐसे ही हमारे पास में इनमें से कितने कोड हम लोग इन तीनों से हम कितने कोड बना सकते हैं, इसको हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के स्टेप क्या होंगे उसको ध्यान दें। इस क्वेश्चन करने के स्टेप, तो स्टेप नंबर 1 पे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनना है ये बातें, बस यहाँ पे दिमाग लगा लेना, क्वेश्चंस फिर भागे जाएंगे। स्टेप 1 में हम लोग
ए बी सी से, ए बी सी अक्षरों से, है ना, अक्षरों से ठीक नहीं, किन्हीं, जब भी हम बनाएंगे किन्हीं दो अक्षरों का चयन करेंगे, है ना, दो अक्षरों का, ठीक है ना, दो अक्षरों का चयन करेंगे। क्या करेंगे? चयन करेंगे। अंग्रेजी में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है नहीं, या आप सिलेक्शन भी कह सकते हैं, है ना, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। क्या गलत लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग यार? सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन समझते हो ना? मेरा सिलेक्शन हो गया भाई, सिलेक्शन समझते हो ना? हम लोग क्या करेंगे कि इन ए बी सी में से किन्हीं दो का सिलेक्शन करेंगे, तभी तो कोड बनाएंगे। अगर बाई चांस मेरे को कोड मैंने बनाया, इस बार कोड मैंने ए और सी को लेकर के बना लिया, ए सी ये कोड था, लेकिन किसी को मेरा कोड पता चल गया तो मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। मैं तो इस बार बी को और सी को, ये सी भी बना दूंगा एक कोड, सी और बी। तो ये कोड इस तरीके से बनेंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, चूज करने पड़ेंगे, आपको चयन करना पड़ेगा। किनका? इनमें से किन्हीं दो का। तो उसको हमें देखना रहेगा। चयन कैसे, मतलब ठीक है ना, दो अक्षरों का चयन करते हैं, ये पहला स्टेप रहता है, करते हैं। ये किसी भी, जब आप संचय का सवाल जब आप क्रमचय का सवाल करते हो, परमुटेशंस का जितने भी सवाल करें, उसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप दी गई जो आपको डाटा है उसमें से सिलेक्शन करते हैं किन किन को लेना है। ठीक है, अब देखना यह है कि कितने सिलेक्शंस बनेंगे, कितने चयन हमारे बनेंगे। ठीक है, देखो दो दो लेने हैं, कैसे चयन बनेंगे? देखो मैं ए और बी को ले सकता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं ए और बी को ले सकता हूं। एक 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 सिलेक्शन तो ये हो सकता है, या मेरा मन करेगा मैं तो भाई ए और सी को ले लूंगा, ठीक है ना, और भाई मेरा एक मन और करता है, मैं भाई बी और सी को भी ले सकता हूं, बी और सी को भी ले सकता हूं। केवल ये तीन सिलेक्शन बनेंगे। तीन तरीके से हम लोग चयन कर सकते हैं, चौथा कोई तरीका है ही नहीं। चेक कर लो, चाहे या तो ए बी आएगा, या ए सी आएगा, या बी सी आएगा, और कोई है तरीका? नहीं। ठीक है ना, आप ध्यान दें मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो यही सिलेक्शन आपके होंगे। अब स्टेप सेकंड के में जब हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो उसने कहा है कि कितने कोड बन सकते हैं, है ना, कितने कोड बन सकते हैं, तो स्टेप सेकंड में हम लोग क्या निकालते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी से एबीसी अक्षरों से हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों से बनने वाले कोड को देखते हैं कितने बनेंगे, कोड बनेंगे। तो वो कोड क्या होंगे? देखो मैं कोड, अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन को उठाता हूं तो इससे ए और बी से मेरे दो कोड बनते हैं। एक कोड तो बनता है अगर ए को पहले लूं बी को बाद में लूं, यानी कि ए बी, ठीक है। या एक कोड और बन सकता है अगर मैं बी को पहले ले लूं और ए को मैं यहां पे ले लूं। तो मेरे इस सिलेक्शन से, यानी कि जब मैं ए और बी को उठाता हूं, यानी कि इन तीनों में से मैंने ए और बी को लिया, तो मेरे दो कोड बन सकते हैं ये वाले। फिर अगर मैं बात करूं ए और सी को ले लिया मैंने, ए और सी से भी दो कोड बन सकते हैं बेटा, या तो मैं ए को पहले रखूं सी को बाद में रखूं, या फिर आपके पास में सी को पहले रखूं ए को बाद में रखूं, तो ये कोड बन सकते हैं। अगर मैं बी और सी से बात करूं तो इससे भी दो कोड ही बन सकते हैं, तीसरा कोड नहीं बनेगा, बी को पहले सी को बाद में, या फिर सी को पहले और बी को बाद में। तो टोटल कोड हमारे बनेंगे 6। कितने बनेंगे? टोटल कोड बनेंगे हमारे 6। अब आप कहोगे सर इससे क्या बात हासिल हुई हमें, अब तक तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तक तो आपने क्रमचय वाला ही सवाल कर दिया कि कितने कोड बन सकते हैं, ये दिखा दिए, इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है ना। और इसी दोनों स्टेप में हमने दोनों चीज सीखनी है। पहले स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है, उसको ही सीखना। देखो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा इधर आ जाओ। स्टेप 1 के अंदर जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, जो हम चयन करते हैं, इसी को तो संचय कहते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं सर जी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ही तो देखेंगे कि ए बी, बी सी, ए सी, है ना, जैसे घरों में कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, आपके पास में अपने कपड़ों में कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, यार इसके साथ कॉम्बिनेशन बनना नहीं बन रहा, है ना, तो हम जब सिलेक्शन करते हैं कॉम्बिनेशन ही तो होता है, ठीक है। और ये जो स्टेप सेकंड में जो कार्य हुआ, इतना ड्रामा
जितना हमारे पास में ये लिखे गए हैं, ये इनको हम लोग क्या कहते थे, इनको हम कहते थे क्रमचय। क्या कहते थे? क्रमचयों की संख्या। क्रमचय, ये थी संचयों की संख्या, ये थी संचयों की संख्या, संचयों की संख्या थी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे थे आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में। लेकिन नीचे जो बने हैं, नीचे क्या बना है, नीचे कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 बने हैं ये हमारे हैं क्रमचय। क्रमचय, और क्रमचय को हमने क्या रखा, अंग्रेजी में परमुटेशन कहते हैं, क्रमचयों की संख्या है। और क्रमचयों की जगह सवालों में आपने देखा है, जिन बच्चों ने काम करा है, कुछ जगह हम लोग इसको विन्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विन्यासों की संख्या। विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या कह लो या फिर क्रमचयों की संख्या कह लो, बात एक ही है। अंग्रेजी में इसको हम लोग परम्यूटेशन भी कहते हैं, परम्यूटेशन, है ना। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। या फिर कुछ लोग इसको, कुछ किताबों में इसको एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है नहीं, अरेंजमेंट नीचे लिखते हुए थोड़ा दिक्कत सी होती है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं, विन्यास। तो आपको समझ लेना है, हमने अब तक जो पढ़ाई करी है उसके अंदर हमने सेकंड स्टेप पे जो पढ़ाई करी है वो करी है, फर्स्ट स्टेप तो हमने करा ही नहीं है। सीधा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पता चले गए थे। क्या फॉर्मूले पता चले गए थे? टोटल नंबर ऑफ थिंग, एन कितना है, 1 2 3, 3 है। और भाई साहब हमें कितने लेने हैं, कितने लेने हैं एक समय में, हमको 2 लेने हैं, तो आर की वैल्यू हम 2, और सीधा हम लोग क्या लिखे फॉर्मूला, एन पी आर वाला फॉर्मूला, यानी कि 3p2, और फिर इसका फॉर्मूला होता था एनपीआर का कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2, है ना, इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दैट इज 2 तिया 6 बटे 1, यानी कि 6। यानी कि टोटल तरीके कितने हैं, 6। चेक कर लो, 6 ही हैं। तो मतलब ये है कि ये कहानी जो ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके इन 7.3 में इसका पूरी महाभारत पूरे हल्ले करके हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब हमको फर्स्ट स्टेप पे पढ़ना है कि संचय पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? संचय। तो अब इतना आपको समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया। एक बात सुनो, एक बात सुनो, बेसिक अंतर बताओ सर, ये दिमाग में आ रहा होगा सर इतना अंतर ठीक है, हम जब चयन करते हैं जो आता है, एक कोई अच्छा सा अंतर बताओ। मैं बताता हूं, देखो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस संचय के अंदर एक बात होती है, वो होती है इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, क्रम का महत्व नहीं होता, महत्व नहीं होता। क्रम का महत्व का मतलब क्या है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने सिलेक्शन किया है इसके अंदर संचय के अंदर ध्यान देना है, संचय के अंदर ध्यान देना है आपको। कहां लिखूं? हाँ, संचय के अंदर यहां देखो, संचय के अंदर अगर मैं ए बी लिखता हूं या बी ए लिखता हूं तो ये सेम चीज है, दिस इज सेम, ये एक ही बात है। मतलब हम लोग जब चयन करते हैं अभी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। जब हम चयन करते हैं, सपोज कर लो आपकी क्लास में से 2 मॉनिटर चयन, आपकी क्लास में से 2 खिलाड़ी को चयन करना, 2 अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना, एक एक्स है, एक ए है, एक बी है। चाहे तो पहले ए का चयन कर लो, बाद में बी का कर लो, चाहे बी का चयन कर लो, पहले ए का बाद में कर लो, तो होंगे तो तब भी 2 ही। तो मेरे बात ध्यान रखना इस बात को कि इसके अंदर, संचय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ए बी बी ए ये सेम चीज है, लेकिन इसके तो नाम में ही कहानी है, क्योंकि हमारे पास दिख क्या रहा है, हम पढ़ते हैं ये है कर्मचय। क्या है? कर्मचय। और कर्मचय को कहते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ू उसको, कि क्रम से अगर चयन किया जाए, क्रम से चयन, है ना। तो इसके अंदर ए बी एक अलग चीज है और बी ए एक अलग चीज है। ये कोड अलग है, ये कोड अलग है। अगर आपने किसी मोबाइल के अंदर ए बी कोड लगाया है तो उसको आप बी ए से नहीं खोल सकते। बात समझ रहे हो ना, आपको ए बी ही डालना होगा। तो संचय के अंदर क्रम का महत्व है। संचय के अंदर क्या होता है, संचय के अंदर, इसके अंदर हम लोग ध्यान देंगे, यहां पे लिख लेते हैं, क्रम का बहुत महत्व, क्रम का महत्व होता है, का महत्व है ना, क्रम का महत्व है। तो क्रम से किया गया चयन क्रमचय कहलाता है, और केवल चयन करना है, सिलेक्शन करना है, तो वो संचय कहलाता है। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में
आई होगी, उम्मीद पूरी करता हूं, लेकिन अभी और डिटेल से संचय को समझेंगे। इतनी आसानी से हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें और हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो जरा फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो जो चीज मैंने आपको बताई है, तो अपनी कहीं भी नॉलेज के लिए। चलिए बेटा, अब कर्मचय को तो हमने 7.3 के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। 7.3 के अंदर हमने कर्मचय यानी कि प्रमोटेशन को बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब पूरा फोकस हम लोग करते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, और जो कि है संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा बेसिक समझाने का प्रयास किया है तो समझ में आया होगा। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं हमारे पास में। मैं एक दो एग्जाम्पल और आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि इसको क्लियर अच्छे से आप लोग समझ पाए किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सपोज कर लो मेरे पास में 3 खिलाड़ियों में से, है ना, तीन टेनिस खिलाड़ी हैं मेरे पास में। कैसे हैं? टेनिस समझते हो ना, वो टेनिस खेलने वाला, टेनिस बॉल वाले नहीं, कब क्रिकेट समझो नहीं। 3 टेनिस खिलाड़ी हैं मेरे पास में, ठीक है। खिलाड़ियों में से 2 की टीम बनानी है, 2 की एक टीम बनानी है, या 2 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? कितने प्रकार से, है ना, कितने पे मात्रा इधर की आएगी ना, कितने प्रकार, ठीक है, प्रकार से बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही है। मैं बेसिकली इसका मतलब समझाना चाहता हूं आपको कि संचय वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कहीं आप कंफ्यूजन में ना आ जाएं कि कर्मचय वाला फॉर्मूला लगा के आ जाए कि आप कहो कि सर जी लो, हम तो इसमें कहीं भी, इस क्वेश्चन में कहीं भी संचय का जिक्र नहीं है कि संचय याद करो। तो आपको क्वेश्चन की सेंस समझना है, इसकी आत्मा से पूछना है कि भाई तुम संचय वाली बात करो कर्मचय वाली। और अगर आपने चीजें ढंग से समझी हैं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, सपोज कर लो मेरे पास में तीन खिलाड़ी एक्स वाई और जेड है, ठीक है। मेरे को 2-2 की टीम बनानी है, तो 2-2 की टीम कैसे बनेगी? एक्स वाई, या तो एक्स वाई को ले ले, या तो एक्स वाई को ले ले, या फिर ऐसा हो सकता है वाई और जेड, सॉरी एक्स और जेड को भी लेके टीम बन सकती है, या फिर वाई और जेड को लेकर के भी टीम बन सकती है। यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही तो चयन होगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं? ये मैं सिलेक्शन ही तो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? सिलेक्शन ही तो कर रहा हूं, चयन ही तो कर रहा हूं मैं, ये चयन। और इस चयन को, सिलेक्शन को ही तो हम लोग संचय कहते हैं। अब आप सेकंड स्टेप पे नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेप पे? हमें उसने जो कि आप कहोगे कि सही, ये हो गया आंसर हमारा आया 3। कितने तरीके होंगे? तो हमारे पास में टीम बनाने के जो तरीके हैं, टीम बनाने के जो तरीके हैं, वो कितने तरीके से टीम बन सकती है? वो 3 है। टोटल तरीके कितने हैं? 3 है ना आपके पास में। कुछ लोग जिनको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, ज़्यादा समझ मतलब जिन्होंने कर्मचय को थोड़ा ढंग से समझा होगा, वो पता क्या करेंगे? वो कहेंगे अच्छा 3 खिलाड़ी हैं, एन की वैल्यू 3 आ गई, ओके। और मेरे भाई हमें के 2 की टीम बनानी है, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर हम निकालेंगे तो एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 3p2 दैट इज 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। तो वो कहेंगे सर जी 6 तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। केवल टीम बनेगी 3 ही तरीके से, 6 तरीके से तो तब बनती अगर हम लोग, भाई ये क्या निकाल रहे हो आप? ये आप अरेंजमेंट निकाल रहे हो कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये वाई एक्स भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, और ये जेड वाई भी हो सकता है। भाई समझ रहे हो ना मेरे पास में? समझ रहे हो ना? अगर मैं परमुटेशन के हिसाब से देखूं, क्रमचय के हिसाब से देखूं, तो ये, अब मैंने कहा कि ये दोनों चीजें जो हैं संचय के लिहाज से ये दोनों सेम होती हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया करने का। भाई टीम के अंदर एक्स वाई खिलाड़ी का हो या वाई एक्स का हो, मैं कहूं कि 2 खिलाड़ी मेरे पास सुरेश और रमेश है, मेरी टीम में सुरेश और रमेश है, या दूसरे तरीके मेरी टीम में रमेश और सुरेश है, तो बात तो एक ही है। चाहे आप आगे पीछे नाम लिख दो, टीम में तो वही खिलाड़ी होंगे भाई। क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं
इसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है, महत्व नहीं है, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, नहीं है। तो यानी कि टीम वीम जब बनेगी ना, कभी टीम बनानी है इस तरीके की, तो हम सीधी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संचय ही याद करेंगे, सिलेक्शन ही करेंगे, और सिलेक्शन को ही हम लोग संचय कहते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से ही बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया किताब एनसीईआरटी की लगती है, और ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। सपोज कर लो एक कमरे के अंदर, है ना, एक कमरे में हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, कर लेना इसको अपने आप। उदाहरण नंबर ये 1 था अपनी तरफ से, है ना, और मैं बात करता हूँ उदाहरण नंबर 2, है ना, ताकि और क्लियरिटी आए। मान लो कि एक कमरे में, है ना, एक कमरे में, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक कमरे में कुल 12 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 12 व्यक्ति हैं। एक कमरे में कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। और वो 12 व्यक्ति परस्पर हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो परस्पर हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हमें ये पता करना है, तो कुल, है ना, आपके पास में, तो हमें क्या पता करना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करनी है, हाथ मिलाने की जो संख्या है, तो हमें हाथ मिलाने की कुल संख्या बतानी है, हाथ मिलाने की मेरे बेटे मिलाने की कुल संख्या मेरे को बतानी है, कुल संख्या बताओ। अब इस तरीके का सवाल भी क्रमचय का सवाल नहीं बन सकता, संचय का ही सवाल बनेगा। क्यों? मान के चलो मेरे पास में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बेचारा ये x है, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। और 12 में से कोई 2 व्यक्ति उठा लिए मैंने, है ना, आपके पास में सबके हाथ हैं भाई, सब हाथ मिलाने योग्य हैं, कभी कोई के किसी का हाथ ना हो, नहीं, 12 के 12 ऐसे जो हाथ मिला सकते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, अगर x y से हाथ मिलाएगा तो बस बात हो जाएगी, या अलग से ऐसा तो नहीं होगा कि फिर y आएगा, फिर y कहेगा लो मेरे साथ भी हाथ मिलाओ। भाई आप x y से हाथ मिलाए या y x से हाथ मिलाए, हाथ तो मिल गए ना। तो मतलब इसमें भी, इसके अंदर भी क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है, x चाहे y से हाथ मिलाओ और y चाहे x से हाथ मिलाओ, बात एक ही है, ठीक है। कोई घनिष्ठ मित्रता हो तो बात अलग है, भाई तुमने मेरे साथ मिला लिया था, अब मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है ना, कि भाई साहब बात तो मिल चुके हैं ना। चाहे आप x, आप देखो ना, सपोज कर लो इसने ये हाथ बढ़ाया, इसने ये हाथ बढ़ाया, मिल गए हाथ यार, और क्या करना था आपको। स्पेशल थोड़ा ही ना होगा कि पहला हाथ इसने बढ़ाया था तो बाद में इसने बढ़ाया, अब पहले ये बढ़ाएगा तो बाद में वो बढ़ाएगा, ऐसा कोई मैटर तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरीके के सवाल में हम लोग जब आंसर निकालेंगे कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, हाथ मिलने की जो संख्या है वो निकालनी अगर रहेगी, इट मीन्स इट्स वेरी सिंपल टू से कि हम लोग, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, संचय ज्ञात करेंगे। आप कहोगे सर निकाल के दिखाओ। अब जैसे उसमें करते थे कि हम लोग के पास टोटल n इज इक्वल टू 12 है, और हम लोग 2 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं आपस में, तो r इज इक्वल टू 2, तो वहां पे NPR फॉर्मूला यूज करते थे, किसके अंदर, संचय, क्रमचय के अंदर, है ना, परमुटेशन के अंदर। लेकिन इसके लिए भी हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी ऐसी बात नहीं, संचय को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले से ही हम लोग इस बड़े से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे कि मेरे पास में सपोज कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, कि पहले एक ने 2 के साथ हाथ मिलाया, एक ने फिर 3 के साथ हाथ मिलाया, एक ने फिर 4 के साथ हाथ मिलाया, ऐसे लिखते जाएंगे तो अगले साल बातचीत होगी आपस की हम लोगों की, फिर कई दिन बाद मिलेंगे तब जाके इसका आंसर निकलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा इंतजार करो, मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा ताकि आप बता पाएंगे कितनी बार हाथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, उदाहरण एक हो गया, उदाहरण दो, उदाहरण नंबर एक और देखता हूं मैं आपके सामने कि सपोज कर लो वृत्त की परिधि पर कुछ बिंदु हैं, वृत्त की परिधि पर कुछ क्या मैं कह रहा, 7 बिंदु हैं, 7 बिंदु हैं, ठीक है ना। आपकी किताब से चल रहा सारा काम, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। इन बिंदुओं से वृत्त की कितनी जीवाएं बन सकती हैं, वृत्त की कितनी जीवाएं, ठीक है ना, आपके पास में जीवाएं बन सकती हैं। इस तरीके का सवाल अगर आ जाए तो भी संचय का सवाल है, इसमें भी आप अगर देखेंगे कि सपोज को ले ये वृत्त है, ठीक है, ये मेरा वृत्त है और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इस पे 7 पॉइंट है, सपोज कर लो 1 पॉइंट ये है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो जब जीवा बनती है बेसिकली होता क्या है, जब वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को आपस में ज्वाइन करते हैं, सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब मैंने ए से बी को मिलाया तो एक जीवा बनी ए बी, जब मैंने बी से सी को मिलाया तो तब मेरी एक जीवा बनी बी सी। ऐसा थोड़ा ही है कि एक जीवा तो ए बी हो गई, सर जी एक जीवा ए बी हो गई, एक जीवा बी ए हो गई। ए बी और बी ए तो सेम है, ए बी कहो या बी ए कहो, ए बी कहो या बी ए कहो, तो बात तो एक ही है। तो इसके अंदर भी क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके संचय वाली कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके की चीजें आपको मैं बता चुका। अब देखो, आप कहोगे सर फटाफट एक फॉर्मूला बताओ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए, अब मैं कुछ फॉर्मूला बताते हैं आपका, ठीक है ना। अब मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूं और हम लोग एक संचय की डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या है। इसको आप नोट कर लें, एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। अच्छा, टीम, देखो ध्यान से सुनो, टीम हो या कमेटी हो या फिर कोई समिति बनानी हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी संचय के अंदर ही आती हैं, क्योंकि जहां पर भी बस मेन पॉइंट ये ध्यान रखना, जहां क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई या वाई एक्स, नो प्रॉब्लम, तो संचय है, ठीक है आपके पास में। तो देखो, मैं अब थोड़ी डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से, बढ़िया से, मजे से सब समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब फॉर्मूले पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है ना, देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला है। यदि, ठीक है ना, उधर लिख लेता हूं मैं, या यहीं लिख लो ना, क्या बात आ गई, कि यदि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, ठीक है ना, एक समय में r वस्तुएं लेकर, ठीक है ना, लेकर बने संचयों की संख्या, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सुनो मेरी बात, अगर यहां पर क्रमचय होता, इस संचय की जगह क्रमचय होता, तो अभी तुम YouTube में से ही बाहर निकल के चिल्लाते, है ना, कि सर इसका फॉर्मूला होगा n में से जब हम r वस्तु लेंगे NPR, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, उठाओ, यही फॉर्मूला तो था। लेकिन हम लोग अब क्रमचय की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं संचय की। किसकी बात कर रहे हैं, संचय की, ठीक है नहीं, संचयों की संख्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में कहेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग इसको P ना लेकर के, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं NCR,
और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसको दिमाग में ना एक पेपर पे लिख करके खा लेना इसको चाय के साथ, है ना। तो आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना है केवल इसी में नहीं है। जब हम द्विपद पर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इससे अगले वाला चैप्टर, तब इसका बहुत इस्तेमाल करा जाएगा। इसी पे पूरा चैप्टर है, इसी फॉर्मूले पे, एनसीआर पे, ठीक है ना। प्रायिकता में भी करेंगे इसका इस्तेमाल, तो इस्तेमाल बहुत जगह होना है इसका, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अभी कहा था मैंने कि उदाहरण लिया था आपके सामने कि मैं एक कमरे में मेरे 12 आदमी हैं, है ना, कि टोटल नंबर 12 व्यक्ति हैं, टोटल 12 आदमी हैं, है ना, और तो वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो कितने हाथ मिलाने की कितनी संख्या रहेगी, तो टोटल व्यक्ति हमारे 12 हो जाएंगे। और हाथ कौन मिलाता है, दो ही लोग तो मिलाते हैं, एक समय में दो ही तो मिलाएंगे, तीन थोड़ा ही हाथ मिलाते हैं, कभी दो ही मिलाते हैं। R इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग 2। तो हम लोग जो हाथ मिलाने की संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि एनसीआर का एन की जगह रख देंगे 12 और सी आर की वैल्यू 2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और फिर 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल, ऐसे तो करते हैं सॉल्व। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है और आपके पास में 10 का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, आपके पास में 6 बार, ठीक है ना। 11 छक्के 66 तरीके से वो लोग 66 बार वो हाथ मिलाएंगे। सब जो टीचर्स कह रहा हूँ, जो भी आपके व्यक्ति उस 12 आदमी आपस में जो हाथ मिलाएंगे वो 66 टोटल 66 बार मिलाएंगे, है ना। एक आदमी मिलाएगा कितने लोगों से, 11 लोगों से मिलाएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर जी ज़्यादा होने चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं होंगे ना, एक आदमी 11 लोगों से मिलाएगा, ठीक है ना। तो आप बैठ के रिसर्च करना, इस पूरा बना के देखना, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन आपको इतना कन्फर्म है कि वो इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था कि ये 12 व्यक्ति आपस में 66 तरीकों से हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले के साथ में कुछ स्पेशल केस भी हैं, स्पेशल कुछ फॉर्मूले भी हैं, स्पेशल फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले या केस, आप स्पेशल केस कह लेंगे। जैसे नंबर 1, ठीक है ना, स्पेशल केस नंबर 1 क्या रहेगा मेरे बेटे, ठीक है, वो ये रहेगा कि अगर इस फॉर्मूले में हम R जो है वो N ही हो जाए, यानी कि आप क्या करें, N विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R ना लेकर के N ही ले ली, यानी कि R इज इक्वल टू N हो जाए, तब क्या होगा, तब देखो, तब हो जाएगा NCR ना होकर के R की जगह हम लोग N लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, दैट इज फैक्टोरियल से इकट्ठा, और फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब NCN की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। इसको भी अपने दिमाग में चिपका लो, ठीक है ना। NCN का मतलब ये रहा कि कभी जैसे 12C12 हो गया तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख दोगे, या 5C5 आ गया डायरेक्ट लिख दोगे 1 आ गया जी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। स्पेशल केस अगर दूसरा देखें हम लोग, स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस हम लोग देखते हैं सेकंड। अगर R इज इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, अगर R इज इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, मतलब हम लोग जो इस फॉर्मूले में R इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो NCR की जगह आ गया 0, तो यानी कितना आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल n माइनस 0, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल n ये भी कट गया आपके पास में 1, तो NC0 का मान भी 1 ही होता है, ध्यान रखना है, NC0 का मान भी 1 ही होता है, ठीक है, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों केसेस से एक बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, और मुझे क्या वो आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। स्पेशल केस है, स्पेशल केस जो हमारा है, थर्ड विशेष स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ जो है हम लोग बहुत करते हैं।
आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। अभी आपने क्या करा, अभी आपने क्या करा कि NCN जो है ना वो 1 है और NC0 भी 1 है, यानी कि NCN का जो मान है ना वो NC0 के बराबर है। तो इससे मेरी समझ इतनी गहरी है, और वो मेरी क्या किताबों वालों ने जो बनाया उससे ही मेरी समझ विकसित हुई है, मैंने कोई अपने आप रिसर्च नहीं करी। यानी कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लें कि NCN बराबर लिखा जा सकता है NCN-N, चेक कर लो, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, NCN तो जो का तू हो गया NCN, है ना, मैंने NC इस 0 को लिखा मैंने NCN, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इस N को R रख लेता हूं वापस, ठीक है ना। तो जब मैं N को R रखूंगा तो NCR इज इक्वल हो जाएगा NCN-R के। और बहुत जरूरी फॉर्मूला है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। अगर ये कहानी समझ में नहीं आई तो किसी तरह इसको तो याद कर ही लो कि NCR हमेशा बराबर होगा NCN-R के, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ना बहुत मदद करेगा। जब आप द्विपद प्रमेय की कैलकुलेशन करोगे अगले चैप्टर की, या इसी चैप्टर में भी क्वेश्चंस करोगे, तो इसका इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, कुछ उदाहरण दिखाते हैं, मतलब क्या है इसका। जैसे 5C2 है, इसका मान निकालो आप। 5C2 का मान बराबर होना चाहिए 5C5 - 2 के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों का मान सेम होना चाहिए। इसका मतलब 5C3 का जो मान है ना, 5C2 का मान जो है वो 5C3 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का मान सेम होगा। इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। चेक करता है इसका मान कैसे निकलेगा, 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल बटे 5 - 2 का फैक्टोरियल, ऊपर 5 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, और फिर 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो चेक कर लो ना, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3 बराबर होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। क्या अंतर है बताओ, सेम तो है भाई, सेम तो है दोनों के मान। इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे तो आप कर लो इसको कैलकुलेट और थोड़ा सा। 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 बटे 2 × फैक्टोरियल 3 बराबर है, देखो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 और × 2, इससे ये कटा और इससे ये कटा, और 2 यो आया और 2 यो आया। अरे नहीं यार, बेगुनाह को मार दे रहे हैं। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, मतलब ये है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एक चीज और देख सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा सुखा लें इसको, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, एक बड़ी सी संख्या लेते हैं। मेरे पास है 17C3 है, इसका मान किसके बराबर होगा भाई, 17C3 का जो मान होगा वो हमेशा बराबर होगा 17 - 3 के, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी कहने की बात है 17C3 का मान जो है वो 17C14 के बराबर होगा। चाहे आप कैलकुलेट कर लो, इन दोनों के मान सेम आएंगे, इसको बहुत दिमाग में रखना फॉर्मूले को, इसका इस्तेमाल बहुत करेंगे हम, ठीक है ना। मान के चलो आपके पास में आया कुछ भी आया, मैंने कहा कि 101C3 है, इसका मान किसके बराबर होगा, 101C98 होगा, नहीं होगा, क्योंकि NCR इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखो, इन दोनों के मान सेम होंगे। कभी भी आप कैलकुलेट करोगे फैक्टोरियल वाले सूत्र से इसका मान निकालना और इसका मान निकालना, दोनों को आप सेम पाओगे। दिस विल बी सेम, ठीक है। तो 3 स्पेशल केस हो गए। अब मेरे भाई 2 प्रमेय हैं, उनको करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और इन स्पेशल केसेस को जो है आप नोट कर लें अच्छे से, और अच्छे से नोट करना जरूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ही होना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 2 प्रमेय आपके पास में जो कि बोर्ड में मतलब एग्जाम में पूछी जाती है, पता भी होना जरूरी है। तो मैं स्पेशल केस जो है, केस नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूँ कि NCN की वैल्यू भी 1 होती है। नंबर 2 NC0 का वैल्यू भी 1 होती है। नंबर 3 जो 3 केस डिस्कस किए कि NCR हमेशा ही बराबर होता है NCN-R के। तो ये तीनों फॉर्मूले आप दिमाग में रखिएगा, और ये बड़ा फॉर्मूला है, इसको तो रखोगे। इसमें आपकी किताब के अंदर एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 5 अगर आप देखोगे, उस प्रमेय नंबर 5 में कहा गया है कि प्रूफ करके दिखाओ कि NPR जो होता है ना, क्रमचे वाला जो सूत्र है,
वो NCR के बराबर होता है, लेकिन गुणा करके दें अगर R के फैक्टोरियल से, तो ये हमें दिखाना है। अच्छा, एक कंडीशन है ही है कि जो R होगा वो सीधी बात है 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा और n से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता ही है n वस्तुओं में से ही तो R उठाना है। अगर आपके पास में 10 वस्तुएं हैं तो 10 से कम ही तो वस्तु उठानी है, तो 10 की 10 उठा लो, है ना। 10 वस्तुओं में से एक समय में या तो 10 ले सकते हैं, 10 से कम ले सकते हैं, n ले सकते हैं, या n से कम ले सकते हैं। n के बराबर भी R का मान हो सकता है, n से छोटा भी हो सकता है, तो ये कंडीशन साथ में लेके जाती है। तो मेरे भाई इसको प्रूव करने के लिए बड़ी साइड ले लो, है ना, इसकी मैं ये वाली साइड लेके चलता हूँ। तो लेट्स राइट हैंड साइड हम इसकी लेके चलते हैं, और NCR हमें क्या देगा, फैक्टोरियल R। मैं इसका फॉर्मूला उठा के पटक दूंगा, ये वाला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल R से फैक्टोरियल R कटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। एंड व्हाट इज दिस, याद करो वो कहानी जो हमने पहले सुनाई थी, ये तो करमचे वाले फॉर्मूले का ही रूप है। ये तो NPR है, NPR का फॉर्मूला ये तो होता है। इसका मतलब जो NCR एंड फैक्टोरियल R जो बन रहा था वो प्रूफ हो चुका है, या लिख दो दिस इज इक्वल टू, दिस इज राइट लेफ्ट हैंड साइड, एंड हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी परमेय नंबर जो 5 है वो हो गई है। इसमें एक बहुत ज़रूरी परमेय है जिसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होना है, उसको याद भी रखना आवश्यक है, और वो परमेय है आपकी मेरे बेटा, वो परमेय है, वो मेरे भाई परमेय है, वो परमेय है, वो परमेय क्या है। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, अभी रुको मैं करके दिखाऊंगा, रुको, ठीक है। परमेय नंबर 6 को देखो पहले, परमेय नंबर 6 को, 6 जो परमेय है उसको भी ध्यान देना हो, कई बार आ भी जाती है और वो पता भी होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। वो कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है ना, इज इक्वल है n प्लस 1 और CR के, ये हमें प्रूव करना है। एक बात ध्यान दो मेरी, एक बात ध्यान देनी है आपको अच्छे से, कि इस फॉर्मूले को ना बेटा, इस फॉर्मूले को हम लोग पास्कल का सूत्र भी कहते हैं, पास्कल फॉर्मूला भी कहते हैं। पता नहीं NCERT वालों को क्या शर्म आई कि पास्कल का विचार का नाम ही ना लिखा इसने, लेकिन पास्कल सूत्र है ये, इसको पास्कल का नियम भी जानते हैं। तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करना है, इस फॉर्मूले को याद भी करना है, इसको याद भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है ना, याद करना है। अच्छा सुनो, देखो इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर सर पे भार समान हो, दोनों जगह n हो, NCR NC, नीचे एक का अंतर आ रहा हो, एक का अंतर मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे R है, यहाँ R में से एक कम है, तो उसकी वैल्यू होती है कि सर पे एक ज़्यादा, सर पे एक बढ़ा दो, और नीचे दोनों में से जो छोटे वाला वो लिख दो। देखो अप्लाई करना बताता हूँ, अप्लाई करना बताता हूँ कि 15C2 प्लस 15C3 है, तो उसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। इसको सॉल्व नहीं करेंगे फिर कैसा आएगा, देखो मैंने कहा कि ऊपर समान हो और नीचे में एक का अंतर हो, ऊपर भार समान हो और नीचे में एक का अंतर हो, तो ऊपर एक बढ़ा दोगे 15 और 1 16C, और नीचे में जो कम है उसको लिख दोगे। ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है, पास्कल भाई ने दिया था। चलिए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए दिक्कत ना हो। वेरीफाई कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ इसका ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूफ इसका बहुत ही अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 को लेके चलते हैं, ध्यान से देखना, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। NCR का फॉर्मूला पटक दो ऊपर वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल n माइनस R प्लस इसका फॉर्मूला खोलो अकॉर्डिंग टू दिस, फैक्टोरियल n अपॉन, देखो R की जगह क्या है R माइनस 1, तो फैक्टोरियल R माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 1, यही तो हैगा अगर आप फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि R की जगह क्या है R माइनस 1 है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, फैक्टोरियल n यहाँ भी है, कुछ ना कहो किसी को, बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है, इसको भी अभी कुछ ना कहो, प्लस इसको भी कुछ ना कहो, इसको भी कुछ ना कहो,
इसको सॉल्व कर लो, n माइनस आर प्लस 1 मेरे भाई, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी ना, ठीक है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। फैक्टोरियल n ऊपर है ही है, फैक्टोरियल r नीचे है, ठीक है। और आप सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे r माइनस 1, मैं चाहता हूँ कुछ कॉमन निकल आए। यहाँ फैक्टोरियल r है, यहाँ फैक्टोरियल r माइनस 1। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये r और फैक्टोरियल r माइनस 1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई आप फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हो? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखते हो। फैक्टर 3 का मतलब क्या है? 4 माइनस 1 ही तो है। तो अगर मैं यहाँ पे r कंसीडर कर लेता हूँ तो उसको मैं r लिख नहीं सकता क्या? बिल्कुल। चलिए ओके। और इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लस फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस, अरे नहीं, r माइनस 1। एंड इसको आप क्या करोगे, ये बड़ा है ना तो आप एक बार इसको रख दोगे, n माइनस आर प्लस 1 एक बार आ जाएगा। लेकिन दूसरी बारी में क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस आर, क्योंकि आप देखो जब इसका फैक्टोरियल खोलोगे एक बार तो संख्या वो आ ही जाएगी, फिर अगले में हम लोग इसमें से एक कम करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो माइनस से माइनस, माइनस 1 से माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, तो n माइनस आर बचेगा, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई अब मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, देखो फैक्टोरियल n ऊपर से कॉमन निकलेगा और फैक्टोरियल n माइनस आर नीचे से कॉमन, n माइनस आर माइनस 1, ये वाला r माइनस 1 नीचे से, साथ ही साथ फैक्टोरियल n माइनस आर यहाँ से। इसका मतलब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल 1 अपॉन आर प्लस यहाँ पर बचेगा n माइनस आर एंड प्लस का 1, ठीक है ना। अब भाई एलसीएम ले लो, अब भाई एलसीएम ले लो, r माइनस 1, ठीक है ना, r माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा फॉर्मूले में मैंने गलत कर दिया ना, मैं आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ शायद, एन सी आर माइनस 1, हाँ ठीक है ओके। अच्छा, वो जो मैंने अभी बताया था आपको उसमें गलत बता दिया, ठीक है ना, कि NC2 में अगर 15C2 में अगर मैं 15C3 जोड़ूंगा तो ऊपर तो एक, देखो भार समान है तो ऊपर तो एक बढ़ाना है, तो ऊपर तो 16 हो जाएगा, लेकिन नीचे जो आना है, नीचे जो आना है इन दोनों में जो ज़्यादा है वो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। पहले मैं 2 लिख रहा था यार, मेरी गलती को माफ़ करना, कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि r माइनस 1 में दोनों में बड़ा r है, तो हमारा यहाँ पे r ही आया है, ठीक है। और वो प्रूव भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। फैक्टोरियल r माइनस 1, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस r, अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई, एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई, और यह जगह n माइनस आर प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर। ध्यान से देखो मेरे भाई, r से r कट जाएगा, तो उधर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, उधर की तरफ, तो ध्यान से देखना। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस आर, ठीक है, ऊपर आ जाएगा n प्लस 1, है ना, ये गुणा में है सब, और नीचे आ जाएगा r इंटू n माइनस आर प्लस का 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट हो ही जाएगा। देखो n प्लस 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल n यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ओके। और यहाँ पे r के साथ लिखो, r यहाँ लिख दो और r माइनस 1 यहाँ पे लिख दो, और फिर ये वाला पहले लिख दो, n माइनस आर प्लस 1 यहाँ पे लिख दो, और फैक्टोरियल n माइनस आर यहाँ पे लिख दो। अब आपको कुछ समझ में आ रहा, क्या मैं ऊपर वाली चीज को फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? देखो n प्लस 1 का जब फैक्टोरियल खुलेगा तो n प्लस 1 जो होगा तो उसमें से एक कम, उसको बंद भी तो किया जा सकता है। इसको मैं फैक्टोरियल r लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि जब इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा तो वो यही आएगा, जब आप इसको बंद करोगे, आप इसको खोल के देखो, जब इसको खोलोगे तो एक बार तो जो का तो आ जाएगा, एक बार इसमें से एक कम कर देंगे तो फैक्टोरियल n माइनस आर ये लिखा है यहाँ, तो जब इसको बंद करेंगे तो ये भी तो बन सकता है। अब मेरी बात सुनो,
अब मेरी बात सुनो, हमें बनाना क्या है, उसको थोड़ा सा नीचे लिख लो। बनाना है हमें n+1 CR। अच्छा, n+1 CR अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप खोल के देखें तो क्या बनेगा, n+1 का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल, यही तो कहता है। एन फैक्टोरियल n माइनस n की जगह क्या है, n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। और वही तो दिख रहा है आपको, वही तो दिख रहा है आपको, आप देख लो ना, ये तो सेम बन गया ना। देखो ये किसकी वैल्यू है, इसकी तो वैल्यू है, आप इसको देख लो वेरीफाई करके, है ना। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा अलग लिख सकते हो कि n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल एंड n+1 माइनस r, मतलब इसको 1 को n के साथ लिख लो ताकि आपको कंफर्ट फील हो जाए। उसके बाद में आप तुरंत लिख सकते हो कि ये हो गया ये वाला, और दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो। हमारे पास में एक रिजल्ट और आ गया, 4 नंबर पे आया था कि NPR इज इक्वल होता है NCR एंड फैक्टोरियल R। ये अभी पर में नंबर 4 हमने 5 की थी। और एक रिजल्ट और आया है 5वें नंबर पे, वो है कि NCR को, है ना, अगर मैं NCR-1 में जोड़ता हूं तो n+1 CR आ जाता है, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये 4-5 स्पेशल केस और ये फॉर्मूले के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि एग्जाम्पल्स करे जा सकें इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से। ठीक है बेटा।